बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आज की इस वीडियो में हमने कंसोलिडेशन के टॉपिक से पर्टेनिंग FAR 2 के आईकेप के पास्ट पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमारे सामने ऑटम 2019 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 6 है और 20 मार्क की वेटेज है सवाल की। सवाल को रीड करने से पहले मैं सवाल की रिक्वायरमेंट रीड करता हूं। तो रिक्वायरमेंट में हमसे कहता है प्रिपेयर GL कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019 and compute the amount of investment in associate as would appear in GL consolidated statement of financial position as it 30 जून 2019। तो 30 जून 2019 हमारा ईयर एंड है। ईयर एंड पे हमें कंसोलिडेटेड P&L और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाना है और ईयर एंड डेट पे हमें इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का नंबर कैलकुलेट करना है। चलते हैं सवाल की इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो सवाल में कहता है दी फॉलोइंग बैलेंसेस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ गोल्डन लिमिटेड GL, सिल्वर लिमिटेड SL एंड ब्रॉन्ज लिमिटेड BL फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। P&L में हमारे पास सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अदर इनकम, फाइनेंस कॉस्ट, सरप्लस अराइजिंग ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ड्यूरिंग द ईयर, इन्वेस्टमेंट इन एसएल एट कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट इन BL एट कॉस्ट एंड रिटेन अर्निंग्स एट 30 जून 2019। तो हमारे पास इस तीनों कंपनी के कुछ P&L के और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के नंबर्स अवेलेबल है। GL की SL में और BL में इन्वेस्टमेंट इन कॉस्ट अवेलेबल है, इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज अवेलेबल है और तीनों कंपनीज के हमारे पास 30 जून 2019 पे रिटेन अर्निंग का नंबर अवेलेबल है। फिर हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है डिटेल्स ऑफ GL इन्वेस्टमेंट आर एस अंडर। 1 जनवरी 2017 पे 35% शेयर होल्डिंग एक्वायर की गई है BL की। BL का जो शेयर कैपिटल है वो 5000 मिलियन है और एक शेयर कैपिटल, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए पार वैल्यू है, यानी कि 500 मिलियन शेयर। और रिटेन अर्निंग ऑफ इन्वेस्टी 1800, यानी कि 1 जनवरी 2017 जब हमने इस एसोसिएट को एक्वायर किया तो इसकी रिटेन अर्निंग 1800 थी। फिर हमने 1 जुलाई 2018 पे 70% शेयर होल्डिंग एक्वायर किया सिल्वर लिमिटेड की। 6000 मिलियन का शेयर कैपिटल, यानी कि 600 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स और 3000 की रिटेन अर्निंग्स है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। अब हमारा इस सवाल में ईयर एंड है 30 जून 2019, यानी कि हमारा अकाउंटिंग ईयर है 1 जुलाई 2018 से लेकर 30 जून 2019। एसोसिएट को तो हमने लास्ट ईयर एक्वायर किया था और सब्सिडी को हमने साल के पहले दिन एक्वायर किया। आगे कहता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसएल इंक्लूड प्रोफेशनल फी ऑफ 20 मिलियन इनकर्ड ऑन एक्विजिशन ऑफ एसएल। कहता है कि एसएल की जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, एसएल हमारी सब्सिडरी है, 1400 मिलियन। 1400 मिलियन में से 20 मिलियन प्रोफेशनल फीस के हैं जो कि इन्होंने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट बनाया। पॉइंट नंबर 3 में कहता है द फॉलोइंग कंसिडरेशन रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ एसएल शेयर्स आर स्टिल अंडर रिकॉर्डेड। issuance of 175 million ordinary shares of GL and cash payment of 1000 million after 3 years. On the date of investment, the market price of shares of GL and SL were rupees 20 and 17 respectively, and applicable discount rate is 12%. सर हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन SL की कॉस्ट आ रही है 1400 मिलियन। इस 1400 मिलियन में 20 मिलियन की प्रोफेशनल फीस है। इसके अलावा दो कंसिडरेशन ऐसी है जो कि रिकॉर्ड ही नहीं हुई। एक तो GL ने अपने 175 मिलियन शेयर इशू करना है, दूसरा 1000 मिलियन की कैश पेमेंट करनी है 3 साल के बाद। हमारे पास डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे, यानी कि डेट ऑफ एक्विजिशन पे GL के शेयर्स की वैल्यू है 20 रुपए और SL के शेयर्स की वैल्यू है 17 रुपए और डिस्काउंट रेट 12%। पॉइंट नंबर 4 में कहता है एट द एक्विजिशन डेट ऑफ SL कैरिंग वैल्यू ऑफ इट्स नेट एसेट वर इक्वल टू द फेयर वैल्यू एक्सेप्ट द फॉलोइंग and internally developed software by SL which had a fair value of 150 million. The cost of 120 million incurred by SL on development has been expensed out by SL since the software did not meet the criteria for capitalization during the development. At acquisition date, the software had remaining useful life of 5 years. कहता है जिस वक्त आपने सब्सिडी को एक्वायर किया सारे नेट एसेट्स की कैरिंग वैल्यू फेयर वैल्यू बराबर थी, सिवाय एक इंटरनली डेवलप्ड सॉफ्टवेयर के जिसकी फेयर वैल्यू 150 मिलियन है। SL ने इसकी डेवलपमेंट पे 120 मिलियन का खर्चा किया लेकिन इसे एक्सपेंस आउट कर दिया क्योंकि कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा था और डेट ऑफ एक्विजिशन पे सॉफ्टवेयर की रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 5 इयर्स है। आगे कहता है अ कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ 90 मिलियन एज डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एसएल व्हिच हैड एन एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू ऑफ 60 मिलियन। Subsequent to acquisition, the liability has been recognized by SL in its books at 40 मिलियन। कह रहे जब आपने सब्सिडी को एक्वायर किया तो सब्सिडी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 90 मिलियन की कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज थी। इस कंटिंजेंट लायबिलिटी की जो फेयर वैल्यू है एक्विजिशन डेट पे वो 60 मिलियन थी और ईयर एंड पे सब्सिडी ने इस कंटिंजेंट लायबिलिटी को 40 मिलियन पे रिकॉर्ड कर लिया है। आगे कहता है फॉलोइंग इंटरकंपनी सेल्स एट कॉस्ट प्लस 15% वर मेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2019। SL टू GL एंड GL टू BL। SL टू GL यानी कि सब्सिडरी ने पेरेंट कंपनी को सेल की है और GL टू BL का मतलब है कि पेरेंट कंपनी ने एसोसिएट को सेल की है। हमारे पास सेल्स का नंबर और क्लोजिंग इन्वेंट्री का नंबर आ रहा है। पॉइंट नंबर 6,
On 1st January 2019, GL granted loan of 150 million and 130 million to SL and BL respectively at an interest rate of 12% per annum. 1 जनवरी 2019 पे GL ने 150 और 130 मिलियन का लोन दिया है SL और BL को 12% के इंटरेस्ट रेट पे. Point number 7, GL and BL follow revaluation model, whereas SL follow cost model for subsequent measurement of property, plant and equipment. If SL had adopted the revaluation model, SL would have recorded revaluation surplus of 35 million for the year ended 30 जून 2019. कहता है GL और BL यानी कि पेरेंट और एसोसिएट तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं, लेकिन SL कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहा है. अगर SL भी रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करता तो ईयर एंड पे 35 मिलियन का रिवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड करता. और लास्ट पॉइंट नंबर 8 में कहता है कि GL मेजर्स द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट द एक्विजिशन रेट फेयर वैल्यू. एनसीआई को हमने एक्विजिशन रेट की फेयर वैल्यू यानी कि फुल गुडविल मेथड के तहत इस सवाल को सॉल्व करना है. तो एक अच्छा सवाल है जिसमें हमें कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बनानी है. मैं चाहता हूं पहले एक दफा इस सवाल को आप अच्छे से रीड करें, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं. फिर इसे सॉल्व करते हैं इस सवाल को. इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सवाल की जो रिक्वायरमेंट है उसका मैंने एक फॉर्मेट ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है. गोल्डन लिमिटेड हमारे पास पेरेंट कंपनी है, हमें कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस और अदर कंप्रेसिव इनकम कैलकुलेट करना है. ईयर एंड हमारा 30 जून 2019 है. पहले मेरे पास पीएनएल के सारे लाइन आइटम्स आ गए. इसके बाद हमारे पास अदर कंप्रेसिव इनकम की चीजें आ गई. फिर हमारे पास टोटल कंप्रेसिव इनकम आएगी. इसके बाद प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट एंड एनसीआई, अदर कंप्रेसिव इनकम एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट एंड एनसीआई, और फिर लास्ट में हम टोटल कंप्रेसिव इनकम एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट और एनसीआई वर्कआउट कर रहे होंगे. अब हम इस सवाल की इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं और अकॉर्डिंगली चीजों का अकाउंट फॉर करते हैं. देखिए सबसे पहले हम वर्किंग करते हैं अपनी सब्सिडरी सिल्वर लिमिटेड के हवाले से. सिल्वर लिमिटेड को हमने 1 जुलाई 2018 हमारा ईयर एंड 30 जून 2019 है, यानी कि साल के पहले दिन एक्वायर किया, 70% शेयर होल्डिंग एक्वायर की है. तो अगर हम अपने पास वर्किंग स्टार्ट करें, सबसे पहले मैं अपने पास वर्किंग करता हूँ गुडविल की. देखिए पॉइंट नंबर 1 में बताया था कि 1 जुलाई 2018 पे यानी कि साल के पहले दिन सिल्वर लिमिटेड का 70% शेयर होल्डिंग एक्वायर किया था. तो 70%. अब गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले इन्होंने जो हमें पहला टेबल दिया है उसमें बताया कि इन्वेस्टमेंट इन एसएल कितनी है, 1400 मिलियन. तो हमारे पास 1400 मिलियन की तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सवाल में गिवन है. फिर अगर हम सवाल की इंफॉर्मेशन को देखें तो पॉइंट नंबर 2 में कहता है कि एसएल की जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है इसमें प्रोफेशनल फी शामिल है 20 मिलियन. प्रोफेशनल फी को हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में कैपिटलाइज नहीं करते बल्कि हम इसे एक्सपेंस आउट कर देते हैं. तो हमारे पास लेस प्रोफेशनल फी 20 मिलियन. और चूंकि प्रोफेशनल फी को हमने एक्सपेंस आउट करना है, चूंकि हमने प्रोफेशनल फी को एक्सपेंस आउट करना है, मैं हाथों हाथ चीजें अपने कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट में प्लॉट करता जाऊंगा, अदरवाइज फिर बाद में हम मेमोराइज रिटेन नहीं रख पाएंगे. तो अगर मैं अपने कंसोलिडेटेड पीनल पे आऊं तो मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 20 के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में प्रोफेशनल फी रिकॉर्ड कर लेता हूं. इसके बाद अगर हम पॉइंट नंबर 3 पर आए, सॉरी पॉइंट नंबर 3 में कहता है कि ये कंसिडरेशन ऐसी है सब्सिडी को एक्वायर करने के लिए जो कि रिकॉर्ड ही नहीं हुई. एक तो हमने 175 मिलियन शेयर्स इशू करने जीएल के. जीएल के शेयर्स की मार्केट वैल्यू है 20. तो हमारे पास शेयर्स ऑफ जीएल 175 मिलियन शेयर्स इशू करने और जीएल के शेयर्स की मार्केट वैल्यू 20. इशुएंस ऑफ 175 मिलियन शेयर्स ऑफ जीएल ऑन द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट द मार्केट प्राइस ऑफ जीएल शेयर इज 20. तो ये हमारे पास आ जाएगा 175 इंटू 20, 3500, 3500. फिर हमें कहता है कि कैश पेमेंट ऑफ 1000 मिलियन आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद हमने कैश पेमेंट करनी है और डिस्काउंट रेट भी हमें दिया है 12%. यानी कि हमारे पास डेफर्ड पेमेंट भी आ जाएगी. कितनी डेफर्ड पेमेंट करनी है सर? 1000 की 3 साल के बाद. तो 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 12% रेज टू द पावर 3. तो अगर मैं 1000 मिलियन के अमाउंट को 3 साल में डिस्काउंट करूं तो ये बनेगा हमारे पास 711.8. सर ये हमारे पास सब्सिडी की टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गई. 1400 माइनस 20 प्लस 3500 प्लस 711.8. तो ये आ गया हमारे पास 5591.8. अच्छा हम गुडविल तो कैलकुलेट करते हैं, लेकिन पहले मैं इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट को अपने इनकम स्टेटमेंट में प्लॉट कर दूं. तो हमारे पास जो डेफर्ड पेमेंट है
इस डेफर्ड पेमेंट पे हमें इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन डेफर्ड पेमेंट। कितना इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना पड़ेगा सर? हमने 1 जुलाई 2018 पे 1 जुलाई 2018 पे अपने पास डेफर्ड पेमेंट के अगेंस्ट लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है 711.8। ये नंबर जो हमने यहाँ वर्कआउट किया, 1000 रुपए की अमाउंट को हमने 3 साल पे 12% से डिस्काउंट किया। इस पे अगर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं पूरे साल का 12% से, तो ये आएगा 711.8 इंटू 12%। सर ये आ गया 85.4। तो 85.4 का हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है पेरेंट की बुक्स में। तो पेरेंट की बुक्स में अगर मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करूं तो मैं अपने कंसोलिडेटेड पी&एल में फाइनेंस कॉस्ट में 85.4 वर्किंग रेफरेंस टू फाइनेंस कॉस्ट हमने 85.4 रिकॉर्ड कर दिया। इसके बाद फिर अब हमने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर ली। इन्होंने हमें सवाल में पॉइंट नंबर 8 में बताया था कि हमने एनसीआई को फेयर वैल्यू पे रखना है, तो हमें एनसीआई की फेयर वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। अब देखें हमारे पास इस सब्सिडी का 70% शेयर है, यानी कि एनसीआई कितना है 30%। और अगर हम सवाल की इंफॉर्मेशन को देखें तो एसएल का शेयर कैपिटल है 6000, एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 600 मिलियन। तो इसका मतलब है कि एनसीआई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 600 मिलियन का 30%, क्योंकि 600 मिलियन में से 70% हमने एक्वायर किया तो 30% एनसीआई है। और एसएल की शेयर्स की फेयर वैल्यू हमारे पास पॉइंट नंबर 3 में गिवन थी, ऑन द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट द मार्केट प्राइस ऑफ एसएल शेयर इज 17। तो 600 इंटू 30% इंटू 17 हमारे पास एनसीआई की फेयर वैल्यू आ जाएगी एक्विजिशन रेट पे। तो 600 इंटू 30% इंटू 17, ये आ गया हमारे पास 3060। अब 3060 कैलकुलेट करने के बाद हम लेस करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ एसएल, एसएल के नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू। सर एसएल के नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एसएल का शेयर कैपिटल हमें पॉइंट नंबर 1 में बताया गया था, एसएल का शेयर कैपिटल है 6000 और रिटेन अर्निंग्स है 3000। तो हमारे पास शेयर कैपिटल आ जाएगा 6000, रिटेन अर्निंग्स आ जाएंगी 3000। फिर हम ये देख लेंगे सवाल में हमारे पास कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट तो नहीं है। सर पॉइंट नंबर 4 में हमारे पास फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी। कहता है एट द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसएल कैरिंग वैल्यू ऑफ इट्स नेट एसेट वर इक्वल टू द फेयर वैल्यू एक्सेप्ट द फॉलोइंग। एक इंटरनली जनरेटेड ब्रांड था जिसकी फेयर वैल्यू थी 150। तो हमारे पास एक फेयर वैल्यू ऑफ ब्रांड 150 और दूसरा एक कंटीजेंट लायबिलिटी थी जिसकी फेयर वैल्यू एक्विजिशन डेट पे थी 60। तो हमारे पास कंटीजेंट लायबिलिटी जिसकी फेयर वैल्यू कितनी थी 60, चूंकि ये लायबिलिटी तो मैं नेगेटिव में दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास सब्सिडरी के नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू आ जाएगी 6000 प्लस 3000 प्लस 150 माइनस 60। सर ये आ गया हमारे पास 9090, और 9090 की फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट माइनस किया तो हमारे पास गुडविल एट एक्विजिशन कैलकुलेट हो गया। ये आ जाएगा 5591.8 प्लस 3060 माइनस 9090। हमारे पास 438.2 का 438.2 का गुडविल नहीं आ रहा बल्कि बार्गेन परचेज गेन आ रहा है। मैं कैलकुलेशन रीचेक कर लेता हूँ। 5591.8 प्लस 3060 माइनस 9090, ये आ गया 438.2 का बार्गेन परचेज गेन। क्योंकि यहाँ पे बार्गेन परचेज गेन आ रहा है तो बार्गेन परचेज गेन को हम अदर इनकम में लेके जाते हैं 438.2। मैं अदर इनकम में 438.2 का बार्गेन परचेज गेन लेके जा रहा हूँ वर्किंग रेफरेंस 1। तो ये हमने सब्सिडरी की गुडविल वर्कआउट कर ली। अब एडजस्टमेंट नंबर 1 में हम सब्सिडरी की इंफॉर्मेशन देख चुके हैं, एडजस्टमेंट नंबर 2 को हम देख चुके हैं, एडजस्टमेंट नंबर 3 को हम देख चुके हैं। एडजस्टमेंट नंबर 4 में जो फेवरेबल एडजस्टमेंट थी वो हमने इनकॉर्पोरेट कर दी। इन्होंने कहा है कि कंपनी ने इंटरनली जनरेटेड सॉफ्टवेयर है जो कि 150 की फेयर वैल्यू रखता है, इसकी कॉस्ट थी 120 लेकिन सब्सिडी ने इसे एक्सपेंस आउट कर दिया था, यानी कि सब्सिडी ने ये सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड ही नहीं किया। जब सब्सिडी ने ये सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड ही नहीं किया तो सब्सिडी ने इस सॉफ्टवेयर के ऊपर अमोर्टाइजेशन भी रिकॉर्ड नहीं किया होगा, और इस सॉफ्टवेयर की लाइफ कितनी थी 5 साल। तो मैं अपने पास वर्किंग 3 अमोर्टाइजेशन
ऑफ सॉफ्टवेयर। सर सॉफ्टवेयर की अगर हम अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड करें तो हमारे पास फेयर वैल्यू इसकी है 150, लाइफ है इसकी 5 years, तो हमारे पास अमोर्टाइजेशन आ जाएगी 150 डिवाइड बाय 5, 30। 30 की अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस हमें रिकॉर्ड करना है। अब 30 का अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर ले तो वहां तो हाथ वर्किंग रेफरेंस 3, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में मैं प्लस 30 और इसमें रेफरेंस वर्किंग 3 कर देता है। इसके बाद फिर हमारे पास पॉइंट नंबर 3 के ही सेकंड बुलेट में इन्होंने लिखा था कि कंटीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज थी 90 पे एक्विजिशन डेट पे। एक्विजिशन डेट पे इसकी फेयर वैल्यू थी 60 और सब्सिक्वेंट टू एक्विजिशन द लायबिलिटी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय एसएल इन द बुक्स एट 40 मिलियन। देखें, कंटीजेंट लायबिलिटी के केस में हम क्या करते हैं कि हम कंटीजेंट लायबिलिटी को एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर हम कंटीजेंट लायबिलिटी को ईयर एंड पे रिकॉर्ड करते हैं एट हायर ऑफ टू थिंग्स। नंबर वन, फेयर वैल्यू एट एक्विजिशन दैट इज 60 और अमाउंट एज पर IAS 37 एट ईयर एंड। ईयर एंड पे लाइबिलिटी सब्सिडी ने इस लाइबिलिटी को 40 पे रिकॉर्ड कर लिया। अब जब मैं इन दोनों का हायर लेता हूं तो इन दोनों का हायर आएगा 60, यानी कि ईयर एंड पे लाइबिलिटी 60 पे ही रिकॉर्ड होनी चाहिए। हमने डेट ऑफ एक्विजिशन पे लाइबिलिटी को 60 पे रिकॉर्ड कर लिया, ईयर एंड पे भी लाइबिलिटी को 60 पे ही रिकॉर्ड होना चाहिए था। सब्सिडी ने भी लाइबिलिटी के 40 पे रिकॉर्ड किया है, यानी कि सब्सिडी ने अपनी सेपरेट बुक्स में 40 का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होगा। हमने तो कंसोलिडेट बुक्स में डेट ऑफ एक्विजिशन पे इस लाइबिलिटी को 60 पे रिकॉर्ड कर लिया और ईयर एंड पे भी ये 60 पे ही है। कंसोलिडेट बुक्स में तो ये लाइबिलिटी की रीमेजरमेंट या फेयर वैल्यू चेंज का कोई डिफरेंस आया ही नहीं। सब्सिडी ने जब इस लाइबिलिटी को 40 पे रिकॉर्ड किया तो सब्सिडी ने अपनी सेपरेट बुक्स में इस 40 का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया, जो कि कंसोलिडेट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो 40 से जो सब्सिडी ने रिकॉर्ड किया उसे मैं रिवर्स कर देता हूँ वर्किंग रेफरेंस 4। तो मैं अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में माइनस कर देता हूँ 40 वर्किंग रेफरेंस 4। ये 40 कौन सा है सर? ये 40 वो लाइबिलिटी का एक्सपेंस है, वो प्रोविजन का एक्सपेंस है जो सब्सिडी ने सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड सब्सिक्वेंट टू एक्विजिशन रिकॉर्ड किया, जो कि कंसोलिडेट बुक्स के पर्सपेक्टिव से डेट ऑफ एक्विजिशन पे ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया था। तो पॉइंट नंबर 1 2 3 4 हो चुका। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट नंबर 5 में GL टू BL वाली एडजस्टमेंट को हम अभी नहीं देखेंगे क्योंकि ये पेरेंट और एसोसिएट की एडजस्टमेंट, हम फिलहाल पेरेंट और सब्सिडी पे फोकस्ड है। SL ने GL को सेल किया है 506 और अनसोल्ड इन्वेंट्री 138। कहता है इंटरकंपनी सेल्स हुई है कॉस्ट प्लस 15% पे। यहां देखिएगा, सर हमारे पास वर्किंग रेफरेंस आएगा 5, इंटरकंपनी सेल हुई है फ्रॉम SL टू GL। सर सेल्स का नंबर है 506 और अनसोल्ड इन्वेंट्री हमारे पास 138, कॉस्ट प्लस 15% मार्कअप है। तो अगर 138 की अनसोल्ड इन्वेंट्री है, इस पे हम अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? 138 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 115। तो यह आ जाएगा 138 इंटू 15 डिवाइड बाय 115, 18। 18 का हमारे पास अनरियलाइज प्रॉफिट है। अब इंटरकंपनी सेल्स होकर पेरेंट और सब्सिडी के दरमियान, तो हम सेल्स को भी कम कर देते हैं, हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी कम कर देते हैं, और ये सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी कम होगी बाय द अमाउंट ऑफ इंटरकंपनी सेल्स। तो इंटरकंपनी सेल्स कितनी? 506, 506। और जितना अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन अनसोल्ड स्टॉक है उतनी अमाउंट से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को बढ़ाकर इन्वेंट्री को कम कर देते हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट 18 और इन्वेंट्री क्रेडिट 18। ये कंसोलिड P&L में, कंसोलिड बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट जाती है। तो हमें सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स को कम करना है 506 से और कॉस्ट ऑफ सेल्स को बढ़ाना है 18 से। तो हम सेल्स को कम कर देंगे 506 वर्किंग 5, यस वर्किंग 5।
हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को कम कर देंगे 506 और बढ़ा देंगे 18 से, और इन दोनों के आगे भी रेफरेंस वर्किंग 5 ही आ जाएगा। तो ये हमने एडजस्टमेंट नंबर 5 में सब्सिडरी से पेरेंट की जो सेल थी उसे कंसिडर कर लिया। पॉइंट नंबर 6 में कहता है कि जीएल ने 150 मिलियन और 130 मिलियन का लोन दिया एसएल को 1 जनवरी 19 पे, और हमारा ईयर एंड क्या है सर? हमारा ईयर एंड 30 जून 2019 है। तो इस केस में पेरेंट ने सब्सिडी को लोन कितना दिया सर? पेरेंट ने सब्सिडी को लोन दिया 150 मिलियन, और इंटरेस्ट रेट कितना है? 12%। तो हमारे पास वर्किंग 6 लोन फ्रॉम जीएल टू एसएल। जीएल ने जो एसएल को लोन दिया, सर लोन की अमाउंट कितनी थी? लोन की अमाउंट थी 150, और 150 का जो ये लोन दिया गया है ये 1 जनवरी 19 पे दिया गया है। तो इस पे जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा? 150 मल्टीप्लाई बाय 12%, यस 12%, इंटू 6/12, क्योंकि 6 महीने का इंटरेस्ट 30 जून 19 हमारा ईयर एंड है। तो 150 इंटू 12% इंटू 6/12, ये आ गया 9। अब एक कंपनी के पास इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्डेड है, एक कंपनी के पास इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्डेड है। तो हमें करना क्या है कि जिसके पास इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्डेड है उसकी इंटरेस्ट इनकम को हम रिड्यूस करेंगे 9 से, और जिसके पास इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्डेड है उसके इंटरेस्ट एक्सपेंस को हम रिड्यूस करेंगे 9 से। ये एडजस्टमेंट सिर्फ पीएनएल की हद तक है। बैलेंस शीट पर्सपेक्टिव से इस तरह की कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रियलाइज इंटरेस्ट इनकम और रियलाइज इंटरेस्ट एक्सपेंस है। तो 9 रुपए की इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस को हमें रिवर्स करना है। वर्किंग रेफरेंस हमारा वर्किंग 6 है। तो मैं फाइनेंस कॉस्ट को कम कर देता हूँ 9, वर्किंग 6, और मैं अदर इनकम को भी कम कर देता हूँ -9, वर्किंग 6। इसके बाद वापस से सवाल पे आते हैं। तो पॉइंट नंबर 7 में कहता है कि जीएल और बीएल रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं, जबकि एसएल कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहा है। एसएल सब्सिडरी है। अगर एसएल भी रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करता तो 35 का रिवैल्यूएशन सरप्लस आता। सर याद रखिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त पेरेंट कंपनी की ग्रुप पॉलिसीज फॉलो की जाएगी, ग्रुप पॉलिसी फॉलो की जाएगी, और वो पेरेंट कंपनी की पॉलिसीज होगी। तो जो कि पेरेंट रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहा है, तो एसएल भी रिवैल्यूएशन मॉडल पे ही प्रॉपर्टी प्लान एंड एग्रीमेंट को अकाउंट फॉर करेगा, और इसके नतीजे में 35 का रिवैल्यूएशन गेन आएगा। तो मैं अपने पास अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में 35 ऐड कर देता हूँ। ये 35 कौन सा है सर? ये 35 हमारा रिवैल्यूएशन से पर्टेन करता है। और पॉइंट नंबर 8 में मैं बताया कि हमें एनसीआई को फेयर वैल्यू पे रखना है। तो आई गेस कि हमने सब्सिडी से पर्टेनिंग सारी एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो कैलकुलेशन थी वो भी कर ली है, और इसका हमारे कंसोलिडेट पीएनएल पे क्या क्या इंपैक्ट जाएगा वो भी हमने कर लिया है। अब एसोसिएट की वर्किंग करने से पहले बेहतर है कि आप सब्सिडी की एनसीआई का शेयर कैलकुलेट कर लें। तो मैं शेयर ऑफ एनसीआई पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ, फिर हम एनसीआई की वर्किंग पे आएंगे। शेयर ऑफ एनसीआई, देखिए अगर हम एनसीआई का शेयर कैलकुलेट करें सबसे पहले पीएनएल में, पीएनएल का शेयर कैलकुलेट करने के लिए हमें प्रॉफिट चाहिए एसएल का। एसएल का प्रॉफिट हम पहले सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं इन डेटास को देखकर। एसएल की सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, अदर इनकम है, फाइनेंस कॉस्ट है। इन सबको मैं एडलेस करता हूं तो 2050 माइनस 1150 माइनस 520 प्लस 180 माइनस 60, तो ये आ गया हमारे पास 500। ये आ गया हमारे पास 500। अब इस प्रॉफिट में से मुझे वो चीजें अंडू करनी है जिसका इंपैक्ट अनरियलाइज्ड है और जिसका इंपैक्ट हमने एनसीआई को देना है। इन चीजों में से वो चीजें अंडू होंगी, वो चीजें अंडू होंगी, अकाउंट फॉर होंगी जिसका इंपैक्ट अनरियलाइज्ड है और इसका इंपैक्ट एनसीआई को देना भी है। सब्सिडी के पास रिकॉर्डेड है नहीं रिकॉर्डेड है उसे हम देख लेंगे। इसके लिए अगर मैं अपने कंसोलिडेट पीएनएल को देखूं तो हमारे पास 506 की इंटरकंपनी सेल्स की एडजस्टमेंट थी। तो ये तो हमने इंटरकंपनी सेल्स को नॉक ऑफ किया था। 18 रुपए हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट था। 18 रुपए हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट था, और ये अनरियलाइज प्रॉफिट कौन सा था सर? ये सब्सिडी ने पेरेंट को बेचा था। अगर आप एडजस्टमेंट नंबर 5 देखें तो एडजस्टमेंट नंबर 5 में सब्सिडी ने पेरेंट को बेचा था, जिसमें हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट कितना रहा था? 18, वर्किंग रेफरेंस 8 के साथ। तो मैं सब्सिडी के प्रॉफिट से अनरियलाइज गेन फॉर सेल जो एसएल ने जीएल को किए
और वर्किंग रेफरेंस 5, 18 रिवर्स कर देता हूँ, 18 का अमाउंट वर्किंग रेफरेंस 5। इसके बाद फिर हमारे पास प्लस ट्वेंटी हमारी प्रोफेशनल फीस एक्सपेंस था, जो कि पेरेंट की बुक में रिकॉर्ड होना है। पेरेंट की बुक्स में हमें प्रोफेशनल फी एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है 20 का, तो ये पेरेंट का एक्सपेंस है, इसका सब्सिडी से कोई ताल्लुक नहीं है। +30 में मैंने लिखा है वर्किंग रेफरेंस 3। ये क्या चीज है सर? वर्किंग रेफरेंस 3 अमोर्टाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। यस, सॉफ्टवेयर हमने सब्सिडी की बुक्स में रिकॉर्ड किया है। सॉफ्टवेयर हमने सब्सिडी की बुक्स में रिकॉर्ड किया है, तो इसका अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस भी सब्सिडी का है, और इसका अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस भी सब्सिडी का है, तो ये एनसीए को भी एलोकेट होगा। तो हमारे पास अमोर्टाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर वर्किंग 330, अनरियलाइज गेन रिवर्स कर दिया, अमोर्टाइजेशन रिवर्स कर दिया। इसके बाद है -40। सर ये -40 कंटीजेंट लायबिलिटी का, अगर आप वर्किंग रेफरेंस 4 देखेंगे तो वर्किंग रेफरेंस 4 कंटीजेंट लायबिलिटी से पर्टेन करता है। अब कंटीजेंट लायबिलिटी का एक्सपेंस सब्सिडी ने रिकॉर्ड किया, जो कि कंसोलिडेटेड पर्सपेक्टिव से रिकॉर्ड ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने इस लायबिलिटी को डेट ऑफ एक्विजिशन पे रिकॉर्ड कर दिया था। तो मैं अपने पास सब्सिडी के प्रॉफिट में रिवर्सल ऑफ लायबिलिटी, कौन सी लायबिलिटी? जो कि कंटीजेंट लायबिलिटी थी। इसका वर्किंग रेफरेंस क्या है? वर्किंग 4। तो मैं इस लायबिलिटी को रिवर्स करूंगा, इस एक्सपेंस को रिवर्स करूंगा, तो सब्सिडी का प्रॉफिट 40 से बढ़ जाएगा। इसके बाद फिर हम वापस से आए तो अदर इनकम में 438.2 बार्गेन परचेज गेन था, -9 जो हमने यहाँ किया ये फाइनेंस कॉस्ट था। तो फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस इनकम, ये रियलाइज इनकम है, इसे एनसीआई के लिए रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। और 85.4 वर्किंग रेफरेंस 2 के साथ था, यस, इंटरेस्ट ऑन डेफर्ड पेमेंट। ये 85.4 का जो इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, ये पेरेंट ने रिकॉर्ड करना है, सब्सिडी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये हमारे पास सब्सिडी का एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा फॉर कंसोलिडेटेड बुक्स। ये आ जाएगा 500 -18 -30 +40, तो ये आ गया 492। और अब हम शेयर ऑफ एनसीआई कैलकुलेट करें, तो एनसीआई की शेयर होल्डिंग है हमारे पास 30%, तो 492 का 30% आ जाएगा हमारे पास 147.6। इसी तरह इसी के बराबर में अगर मैं पैरेलल अदर कॉम्प्रेसिव इनकम का शेयर कैलकुलेट करूं, तो सब्सिडरी की अदर कॉम्प्रेसिव इनकम इस इंफॉर्मेशन में तो नहीं थी, लेकिन जो सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन है वहां सब्सिडी का 0 है। लेकिन एडजस्टमेंट नंबर 7 में एसएल का हमने 35 का रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड किया था। अगर आप अदर कॉम्प्रेसिव इनकम देखें तो हमने 35 का रिवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड किया था, जो कि एसएल से पर्टेन करता है। अदर कॉम्प्रेसिव इनकम में हमारे पास रिवैल्यूएशन गेन ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 35, इसमें एनसीआई का शेयर 30%, तो 35 इंटू 30%, ये आ गया 10.5। तो ये हमने हाथों हाथ एनसीआई का शेयर ऑफ प्रॉफिट और शेयर ऑफ ओसीआई कैलकुलेट कर लिया। अब हम चलते हैं इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की तरफ। देखिए, एसोसिएट के हवाले से इन्होंने हमें सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में बताया था कि हमने 1 जनवरी 17 पे 35% शेयर होल्डिंग एक्वायर की है ब्रॉन्स लिमिटेड की। और ये शेयर होल्डिंग एक्वायर करने के लिए जो हमारी कॉस्ट है, ये हमें पहले टेबल में दी हुई है कि इन्वेस्टमेंट ब्रॉन्स लिमिटेड की कॉस्ट है 2500। सर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के ऊपर हम इक्विटी अकाउंटिंग अप्लाई करेंगे, तो वर्किंग 7, इक्विटी अकाउंटिंग। इक्विटी अकाउंटिंग में हम इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को इनिशियली रिकॉग्नाइज करते हैं कॉस्ट पे। हमने बीएल को एक्वायर किया है 1 जनवरी 17 पे, और हमने बीएल में 35% शेयर होल्डिंग एक्वायर की है। तो 1 जनवरी 17 पे इन्वेस्टमेंट इन बीएल की हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी, दैट इज 2500। अब इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के केस में हमें सब्सिक्वेंटली जो भी एसोसिएट से प्रॉफिट का शेयर मिलता है वो हमारी इनकम में ऐड होता है, और जो भी एसोसिएट से हमें डिविडेंड मिलता है उसे हम अकॉर्डिंगली रिड्यूस कर रहे होते हैं। सवाल में अगर हम देखें तो इन्होंने हमें ये बताया था कि जिस वक्त आपने एसोसिएट को एक्वायर किया उस वक्त एसोसिएट की रिटेन अर्निंग्स थी 1800, ईयर एंड पे एसोसिएट की ब्रॉन्स लिमिटेड की रिटेन अर्निंग्स है 2200 30 जून 2019 पे। और फॉर द ईयर प्रॉफिट हम एसोसिएट के पीएनएल के नंबर से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं एसोसिएट के पीएनएल के नंबर्स देखूं तो हमारे पास 1000 की सेल्स,
590 की कॉस्ट ऑफ सेल्स, 288 के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, 50 की अदर इनकम और 35 की फाइनेंस कॉस्ट। तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 1000 माइनस 590 माइनस 288 प्लस 50 माइनस 35। सर ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट 135, सॉरी 137। हमारे पास ब्रॉन्ज लिमिटेड का फॉर द ईयर प्रॉफिट है 137। अब मैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस की एक मूवमेंट बनाने की कोशिश करता हूँ, सॉरी रिटेन अर्निंग की एक मूवमेंट बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, वर्किंग 8 रिटेन अर्निंग ऑफ ब्रॉन्ज लिमिटेड 1 जनवरी 17 पे जब आपने ब्रॉन्ज लिमिटेड को एक्वायर किया तो उस वक्त इसकी रिटेन अर्निंग्स है 1800। फिर हमारे पास 30 जून 19 पे रिटेन अर्निंग्स है, सर 30 जून 19 पे रिटेन अर्निंग्स है 2200। और हमारे पास फॉर द ईयर प्रॉफिट है 137। इसका मतलब है कि 1 जनवरी 2017 से लेकर अगर हम 30 जून 18 तक का प्रॉफिट कैलकुलेट करें या शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो हमारे पास रिटेन अर्निंग का नंबर आ जाएगा 30 जून 18 पे। फिर हमारे पास प्रॉफिट 2019 का, तो हमारे पास रिटेन अर्निंग आ जाएगी 30 जून 19। हमारे पास 30 जून 19 की रिटेन अर्निंग्स अवेलेबल है, दैट इज 2200। और फॉर द ईयर 2019 प्रॉफिट अवेलेबल है, दैट इज 137। तो अब मैं बैलेंसिंग वर्क बैक करके 30 जून 18 की रिटेन अर्निंग्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। 2200 माइनस 137, तो ये आ गया हमारे पास 2063। और 2063 माइनस 1800 करूं तो ये उससे पहले का प्रॉफिट आ जाएगा 2063 माइनस 1800, तो ये आ गया हमारे पास 263। यानी कि हमने 1 जनवरी 2017 पे इन्वेस्टमेंट एसोसिएट को कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया होगा। फिर हमने 1 जनवरी 2017 से लेकर 30 जून 2018 का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट किया होगा और शेयर ऑफ प्रॉफिट को इनकम में रिकॉर्ड किया होगा, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को इंक्रीज किया होगा। कितना? 263 का 35%। तो ये आ जाएगा 263 का 35%, दैट इज 92.05। यानी कि हमारे साल के शुरू में 30 जून 2018 पे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की कैरिंग अमाउंट आ रही थी 2500 प्लस 92.5, तो ये आ गया हमारे पास 2592.05। फिर हमने 2019 का शेयर ऑफ प्रॉफिट लिया होगा। 2019 का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है सर? 137 का 35%, तो ये आ जाएगा 137 इंटू 35%, 47.95। अब हम एसोसिएट से पर्टेनिंग एडजस्टमेंट्स को देखते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 2 सब्सिडी से पर्टेनिंग थी, 3 सब्सिडी से पर्टेनिंग थी, 4 सब्सिडी से पर्टेनिंग थी। एडजस्टमेंट नंबर 5 में हमारे पास जीएल टू बीएल यानी कि पेरेंट ने एसोसिएट को सेल किया है, 161 का सेल किया है और अनसोल्ड स्टॉक है 69 और प्रॉफिट मार्कअप है 15%। तो यहां देखिएगा वर्किंग 8 अनरियलाइज गेन जो कि जीएल ने बीएल को सेल किया। देखिए, अगर पेरेंट ने एसोसिएट को सेल किया है तो हम पेरेंट का प्रॉफिट कम करेंगे और पेरेंट का प्रॉफिट कम करने के लिए हम पेरेंट की कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट कर रहे होंगे। और इन्वेंट्री एसोसिएट के पास रिकॉर्डेड है, तो चूंकि हम एसोसिएट की इन्वेंट्री को रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे तो उसे कम भी नहीं कर सकते, तो फिर हम इस केस में इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को कम कर देंगे। सर कितनी अमाउंट से? सर 69 की अनसोल्ड इन्वेंट्री है, कॉस्ट मार्कअप 15% है, तो 69 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 115। अनसोल्ड स्टॉक के ऊपर मैंने 15% से ग्रॉस अप किया तो मेरे पास अनरियलाइज प्रॉफिट आ गया। और इसमें पेरेंट कंपनी का शेयर कितना है? 35%। सर पेरेंट कंपनी का शेयर है इसमें 35%, तो 69 इंटू 15 डिवाइड बाई 115 इंटू 35%, तो ये आ गया हमारे पास 3.15। अब 3.15 से हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट करना है, यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल्स को इंक्रीज करना है। तो मैं अपने कंसोलिडेटेड पीएनएल में कॉस्ट ऑफ सेल्स को इंक्रीज कर देता हूं 3.15
वर्किंग रेफरेंस 9, और दूसरी तरफ सॉरी वर्किंग रेफरेंस 9 है ये, और दूसरी तरफ हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्रेडिट हो जाएगा। तो अनरियलाइज्ड गेन फ्रॉम जीएल टू बीएल 3.15। इसके बाद अगर हम अगली एडजस्टमेंट पर आए, तो पॉइंट नंबर 6 में जीएल ने एसएल को लोन दिया, यानी कि सब्सिडी सॉरी बीएल को भी लोन दिया है, लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंस इंटरेस्ट इनकम रियलाइज है, तो इसे मैं अंडू करने की जरूरत नहीं है, और ये एसोसिएट के साथ ट्रांजेक्शन है। पॉइंट नंबर 7 में कहता है कि जीएल और बीएल दोनों ने रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो किया हुआ है। तो हमारे पास जो ऊपर नंबर दिए हुए थे, इसमें बीएल की भी हमारे पास सरप्लस इनकम है 20 मिलियन की। तो हमारे पास शेयर ऑफ एसोसिएट भी, शेयर ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी आ जाएगा। शेयर ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितना आएगा सर? 20 की अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है एसोसिएट की, 20 का 35%, ये आ गया 7। ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का क्लोजिंग नंबर आ जाएगा 30 जून 2019 पे। तो ये आ गया 2592.05 प्लस 47.95 माइनस 3.15 प्लस 7, 2643.85। अब एसोसिएट से पर्टेनिंग नंबर्स अपने कंसोलिडेट पीएनएल में प्लॉट कर देता हूं। तो हमारे पास शेयर ऑफ प्रॉफिट है 47.95 और शेयर ऑफ ओसीआई है 7, वर्किंग रेफरेंस है वर्किंग 7। तो हमारे पास शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट ये आ जाएगा 47.95, और शेयर ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 20 का 30%, वर्किंग 7 में हमने लिखा है 6। ठीक है, तो अब हमने एसोसिएट से पर्टेनिंग भी सारी एडजस्टमेंट्स प्लॉट कर दी है, 47.95 का शेयर ऑफ प्रॉफिट और 7 की अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब हमें कंसोलिडेट पीएनएल में बाकी सारे नंबर्स को प्लॉट करना है और अकॉर्डिंगली हमें टोटल करना है। तो अब अगर हम नंबर्स को प्लॉट करें, तो हमारे पास सबसे पहले सेल्स, सर पेरेंट की सेल है 2500, सब्सिडरी की सेल है 2050। तो 2500 प्लस 2050, पेरेंट की कॉस्ट ऑफ सेल्स है 1550, सब्सिडरी की 1150। तो 1550 और 1150। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं पेरेंट कंपनी के 810, सब्सिडरी के 520। अदर इनकम पेरेंट की 350, सब्सिडरी की 180। और फाइनेंस कॉस्ट पेरेंट की 90, सब्सिडरी की 60। तो अब इन सारे नंबर्स को मैं टोटल कर लेता हूं, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया 1269.6। अब टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को कैलकुलेट करूं, तो पेरेंट की अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है 35, सॉरी सब्सिडी की 35 थी जो हमने एडजस्टमेंट नंबर 8 में देखी थी, और पेरेंट की अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है 60। तो 35 प्लस 60 आ जाएगा हमारे पास 95। एसोसिएट की 20 की कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का 30%, तो ये आ गया 6। तो ये आ गया 95 प्लस 6 101, और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ जाएगी नेट प्रॉफिट 1269.6 और 101 की अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हमारे पास आ गई 1370.6। अब जो हमारा प्रॉफिट है दैट इज 1269.6, इसे हमें पेरेंट और एनसीआई में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो हमारी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है 101, इसे पेरेंट और अदर एनसीआई में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जो हमारी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है 1370.6, इसे हमें पेरेंट और एनसीआई में डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमने एनसीआई का प्रॉफिट और ओसीआई में शेयर पहले ही कैलकुलेट कर रखा है, दैट इज 147.6, 147.6, और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है 10.5। तो पेरेंट का शेयर एज अ बैलेंसिंग नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 1269.6 माइनस 147.6, तो ये आ गया 1
122, इसी तरह 101 माइनस 10.5, तो ये आ गया 90.5। और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में पेरेंट और एनसीए का शेयर कैलकुलेट करने के लिए पेरेंट का प्रॉफिट 1122, पेरेंट की अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 90.5, तो ये आ गया हमारे पास 1212.5। और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और प्रॉफिट एनसीए का ऐड करें तो 147.6 प्लस 10.5, तो ये आ जाएगा 158.1। तो यहाँ तक हमारा ये सवाल कंप्लीट हुआ जाता है। आई होप कि मैं सारी चीज आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। इसके सोल्यूशन को सुकून से तसल्ली से अपने पास कॉपी करें। आज की इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।